अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। देखो हाउ मेनी टाइल्स, अच्छा हाउ मेनी टाइल्स ईच एरिया 400। तो देखो नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढने का ना एक फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स ढूंढने का एक फॉर्मूला है, क्या है? एरिया ऑफ, क्या बताया? एरिया नीडेड अ पिट फुटपाथ, तो मतलब एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। ये हम लोग क्लास 8 में किया था, है ना। मतलब मान लो कि अगर एक वॉल होता है, एक वॉल है, वॉल में ब्रिक अगर लगाना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा टोटल एरिया निकाल के, वॉल का एरिया निकाल के एंड एक एक ब्रिक का एरिया निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, सब्ट्रैक्ट नहीं डिवाइड कर देता। मतलब टोटल वहां पे फॉर्मूला क्या था? टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। और चाहिए क्या था? नंबर ऑफ ब्रिक। तो ये ऐसा टाइप का फॉर्मूला था हम लोग का, पहले हम लोग सीखे थे ये वाला फॉर्मूला। अगर क्लास 8 का क्लास मेरे से किया हो मेंसुरेशन का तो फिर ये हम जरूर बताए, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ ब्रिक इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो यहां से ही ये वाला फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ फुटपाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है, बताया कि विल नीडेड टू पेव अ फुटपाथ विच इज 2 मीटर वाइड। अच्छा फुटपाथ जो है 2 मीटर वाइड सराउंड्स अ ग्लास प्लॉट। अच्छा तो मतलब ये है ग्लास प्लॉट, ग्लास प्लॉट ये है, और ग्लास प्लॉट के बाहर ये है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक ग्रास प्लॉट है। ग्रास प्लॉट मतलब क्या है, एक प्लॉट है जो भरा हुआ है ग्रास से, ठीक है, ग्रास से भरा हुआ है। तो फिर ये ग्रास प्लॉट का बता दिया है कि 25 मीटर एंड 13 मीटर। अच्छा यहाँ पे ये मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। अच्छा तो चलो यहाँ पे इसका ये वाला वैल्यू कितना है, देखो 2 मीटर बता दिया है क्वेश्चन में। यहाँ पे इसका क्या है, 2 मीटर बता दिया। तो इस वाले सिचुएशन में हमको करना क्या है, हमको देखो ये जो है ये फुटपाथ है ना, ये फुटपाथ है, तो फिर ये फुटपाथ का एरिया चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाले जो है एरिया निकाल के ये छोटा वाले एरिया के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। छोटा वाले के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही तो करते हैं, है ना। तो फिर बड़ा वाले, तो फिर यहाँ पे लिख लो कि स्मॉलर एरिया, मतलब स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। तो फिर 25 × 13 कितना आता है, 13 5 से 65 का 5 कैरी 6, 13 2 से कितना होता है 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा 32। तो फिर 325 स्क्वायर मीटर, है ना, स्क्वायर मीटर। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखो कि बिगर, बिगर एरिया, बिगर एरिया का लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब यहां से ये जो बंदा है ये वाला जगह 2 है, ये वाली जगह 2 है, तो फिर 25 प्लस 4 कर लो तो कितना हो जाएगा 29। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 4 कर लो तो हो जाएगा 17। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 × 17। ये वाले कंसेप्ट मतलब मैंने थोड़ा देर में ही समझाया, या फिर 7 8 का मेंसुरेशन देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा कि वहां पे हम लोग का ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन था कि पाथ का एरिया निकालने का, है ना। तो वहीं से हम लोग और ये डिटेल में हम नहीं समझा रहे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 17, 29 × 17, तो 17 9 से कितना होता है 10 सा होता है 170, तो 151 होता है ना। तो फिर 151 आएगा यहाँ पे, 151 का 1, तो 29 × 17, तो 79 सा 151 नहीं 153 होता है, तो यहाँ पे आएगा 3, तो कैरी 15, 17 2 सा कितना होता है 34, 34 प्लस 15 करो, यहाँ पे 34 ऐड करो तो 5 प्लस 4 9, 314 तो आया 49, तो 493, तो 49, ये 1 को यहाँ से हटाओ, 493 यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर मीटर, ठीक है। बात समझ में आया, कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। अच्छा तो स्मॉलर एरिया बिगर एरिया निकाल लिए हम दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ फुटपाथ। तो अब करो एरिया ऑफ फुटपाथ क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर बड़ा से छोटा 493 माइनस 325 कितना हो जाता है 168 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 168 स्क्वायर मीटर। तो फिर यहाँ पे अब पुट कर दो, अब यहाँ पे पुट कर दो, और तो कुछ करने का है ही नहीं। एरिया ऑफ फुटपाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फुटपाथ मतलब 168 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन टाइल क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे यूनिट मैच हो नहीं रहा, तो फिर काम हम लोग कर नहीं सकते, तो पहले यूनिट मैच करवाना होगा। मीटर स्क्वायर था, है ना, तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई,
एंड तो फिर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे तो 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया? 100 इंटू 100 से मतलब 2 बार है, इसीलिए यहाँ पे भी इधर भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। तो कन्वर्जन उतना टफ नहीं है, सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है, बस तुमको समझना है एक बार। ठीक है, एक बार करने के लिए हम लोगों को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन स्क्वायर टर्म करने के लिए 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 168 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो काम हो जाएगा काम कर लो, ये 0 0 0 0 को कैंसिल आउट कर दो, 4 से 168 होगा, दिख रहा है, तो फिर 4 से 168 को कर लो, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हो ना, ये 4 से 100 को कैंसिल आउट कर देते हो। बेटा ये मत करना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लीकेशन भी इजी होता है ना। तो 4 से 42, तो देखो 42 4200 इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसीलिए बस ओनली नंबर्स रहता है, इसीलिए ये नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला है। बात समझ में आया? ऊपर में मीटर स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर अगर रहता था, या फिर ऊपर नीचे दोनों सेम अगर रहता है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। तो फिर हम लोग का कितना टाइल्स लगेगा, तो 4200 टाइल्स लगेगा। तो बात समझ में आया? यहाँ पे अगर तुमको ऐसे अच्छे से लिखना है कि स्मॉलर एरिया मैंने बताया या फिर बिगर एरिया बताया, तो स्मॉलर एरिया की जगह पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ग्रास प्लॉट। ठीक है, ये स्मॉलर एरिया की जगह पे तुम ये लिख सकते हो। यहाँ पे बिगर एरिया का मतलब लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ग्रास प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ। ठीक है, ये बिगर एरिया की जगह पे ये लिख सकते हो। मतलब ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेकोरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये डेकोरेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि कर लेता है, मतलब तुम लोग तो ये डेकोरेशन कर लोगे, मतलब लिखना क्या है क्या करना है ये तो तुम लोग लिख लोगे, मतलब जैसा जैसा करोगे ये तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं कि कैसे हमको सॉल्व किया जाए। अगर ऐसे एग्जैक्टली तुम एग्जाम में कर दोगे तो फिर तुम्हारा 1 मार्क शायद कम हो सकता है, क्योंकि अच्छे से नहीं लिखे हो। इसलिए एरिया ऑफ फुटपाथ तो मैंने पूरा का पूरा लिख ही दिया। यहाँ पे स्मॉलर एरिया की जगह पे बस एरिया ऑफ ग्रास प्लॉट, और यहाँ पे एरिया ऑफ ग्रास प्लॉट इंक्लूडिंग फुटपाथ, एकदम सिंपल लिखना है। कोई भी टाइप का अलग टाइप का कुछ करना ही नहीं है। और डेकोरेशन मतलब क्या है, पहले ना मतलब मैथ्स का 2 टाइप का पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूशन पार्ट, दूसरा होता है डेकोरेशन पार्ट। तो डेकोरेशन पार्ट क्या मतलब, ये सारा लिखना मतलब डेकोरेशन होता है, डेकोरेट करना। और पहला काम क्या होता है, सम सॉल्विंग। तुमको सम सॉल्व ही तुम अगर नहीं कर सकते हो तो फिर डेकोरेशन सीख के क्या करोगे, कैसे लिखना है सीख के क्या करोगे, पहले सम सीखो, कितना इजीली सम बन सकता है, फिर तो ये डेकोरेशन तो तुम अपने मतलब ऐसे ही तुम कोई भी कहीं पे भी सोल्यूशन देख के, या फिर तुम्हारा स्कूल में, या फिर अगर तुम्हारा क्लास 8 का 7 का प्रीवियस नॉलेज होगा तो ये तुम इजीली लिख सकते हो, है ना, कि ऐसे तुमको लिखना है। लेकिन इनर का कंसेप्ट जो है, स्केलेटन जो है, तो स्केलेटन को पहले समझो, बाकी तो स्किन तुम लगा ही लोगे, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, द कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंस ऑल अराउंड। तो फेंस करना मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ढूंढना होता है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर करना है एट ए रेट ऑफ 75 पैसे पर मीटर इज ₹300। मतलब यह है 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो है 75 पैसा, तो फिर 300 उसका खर्चा हुआ। ठीक है, अब क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द गार्डन 120 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड, तो मतलब एरिया ऑफ द फील्ड ढूंढना है। तो फील्ड के पहले हमको लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। देखो यहाँ पे लेंथ गिवन है लेकिन ब्रेथ गिवन नहीं है ना, ब्रेथ गिवन नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ गिवन है तो लिख लो कि लेंथ 120 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताया है कि यूनिटरी मेथड लगा लो, तो फिर 75 पैसा इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, 1 पैसा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ऐसा करके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वो एरो मेथड लगा देते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाओ। यहाँ पे यूनिटरी मेथड मतलब यूनिटरी मेथड का एरो मेथड मैंने क्लास 7 में सिखाया था। तो पैसा और यहाँ पे मीटर। ठीक है, यहाँ पे देखो 75 पैसा और मीटर कितना, 1 मीटर। यहाँ पे देखो ₹300 है, तो पैसा में तो रुपीज बैठ नहीं सकता, तो फिर 300 रुपीज मतलब कितना पैसा होगा, 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर 300 लगा दो, क्योंकि 100 पैसा में 1 रुपीज होता है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा, तो फिर 300 रुपीज इक्वल्स टू 100 इंटू 300 इंटू की होगा, मैंने बताया था यूनिटरी मेथड में 1 गिवन मेनी रिक्वायर्ड। यूनिटरी मेथड चेक करो 7 का, एंड देन अगेन क्या बताया था, मेनी गिवन 1 रिक्वायर्ड। तो इस टाइम क्या होगा, देखो 1 गिवन मेनी रिक्वायर्ड, इस टाइम होगा मल्टीप्लिकेशन, मेनी गिवन 1 रिक्वायर्ड, इस टाइम होगा डिवीजन। तो ये इतना इजीली कैसे मेमोराइज करोगे, 1 गिवन है तो 1 पेन का कॉस्ट
ले लो 10, मन से ले लो 1 पेन का कॉस्ट है 10। अब तुमको ढूंढना है कि 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा 100 ना, तो क्या कियो मल्टीप्लाई कियो। तो फिर 1 जब गिवन रहेगा मेन ही चाहिए तो मल्टीप्लीकेशन करो। अब मेन ही गिवन है 1 चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये डिवीजन होगा। मान लो कि 10 पेन का कॉस्ट है 100, तो फिर 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 100/10 करेंगे ना तब जाके 10 आएगा। तो फिर ये वाले सिचुएशन को याद रखो, सिचुएशन को याद रखो, मतलब 1 given many required इस टाइम मल्टीप्लीकेशन एंड many given 1 required इस टाइम है डिवीजन। ठीक है, ये कंडीशन याद रखो। कैसे याद रखोगे उसके लिए एक एग्जांपल बताया था, है ना। ये मैंने क्लास 7 का यूनिटरी मेथड में बताया है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो ये वाले जो मेथड मैंने बताया अभी। ठीक है, सब कुछ बेटा अपलोड है, तुमको बस ढूंढना है देख लेना। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 30,000, प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है 75 जो है 1 मीटर का है एंड यहाँ पे 30,000 है कितना का, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा मीटर, है ना। तो फिर ऐसा वाले एरो या फिर ऊपर वाला, तो फिर इसको क्या करना है x ले लो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बोलो, x/1 दैट इज इक्वल्स टू, दोनों साइड सेम ही करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, है ना। अच्छा ऐसा एरो से अच्छा है तुम ऐसा एरो, पूरा ये एक और बार सिखाना हो रहा, मतलब सिखा रहे हैं। ये ऐसा एरो दो, ऐसा एरो दो। यूनिटरी मेथड चेक करो बेटा क्लास 7 का, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास 7 का यूनिटरी मेथड देखो, चेक करो, यही सारा मेथड बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x/1 दैट इज इक्वल्स टू 30,000 डिवाइडेड बाय 75। तो 75 से 30,000 को कैंसिल आउट कर लो तो कितना हो जाएगा, पहले 25 से कर लो बेटा, 25 3 सा होगा, यहाँ पे 25 1 सा, देन बचा 5, 25 2 सा, देन 00। तो 3 से कर लो, 3 4 सा, तो फिर हो गया 400। तो फिर x का वैल्यू हो गया 400, है कि नहीं बोलो। x का वैल्यू 400 मतलब यहाँ पे मीटर कितना हुआ 400 मीटर। तो फिर यहाँ पे 400 मीटर चाहिए था हमको, है ना। कितना मीटर था 400 मीटर। तो फिर यहाँ पे कितना आ गया, ये 400 क्या हो गया, क्या क्या निकला मेरा मीटर, कितना मीटर पर मीटर। तो फिर 400 मीटर, लेकिन ये मीटर नहीं निकलेगा, स्क्वायर मीटर निकलेगा, है ना। मतलब ये तो एरिया है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया कि 75 पैसे पर मीटर। तो फिर मल्टीप्लाई करेगा तो 400 स्क्वायर मीटर आ गया। तो मतलब इसको मीटर ना लिख के ना इसको लेंथ लिख लो, तब जाके इजी रहेगा तुम्हारे लिए। इसको लेंथ लिख लो, ठीक है, या फिर एरिया लिख लो, तुम्हारे ऊपर है क्या लिखोगे। तो फिर यहाँ पे पैसा और यहाँ पे लेंथ, तो यहाँ पे 400 स्क्वायर मीटर मिल गया है। तो फिर एरिया इक्वल्स टू 400 स्क्वायर मीटर। ऐसे अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, एरिया इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय पर मीटर। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी प्रीवियस फॉर्मूला ही था। तो फिर एरिया दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है 300 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है 75 पैसा। तो रुपीज और पैसा का कुछ हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो। अब कैंसिल आउट करो, देखो सेम ही वैल्यू था, कैंसिल आउट करो तो देखो 400 स्क्वायर मीटर आएगा। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, याद रखना है। अगर क्लास 8 का क्लास ये हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब एक बात सुनो, यहाँ पे देखो ये जो मैंने यहाँ पे एरिया लिखा है, ये एरिया नहीं होगा। ये जो मैंने एरिया लिखा है ना, यहाँ पे एरिया लिखा है, यहाँ पे एरिया लिखा है स्क्वायर मीटर, यहाँ पे एरिया लिखा है, ये एरिया नहीं होगा। ये ओरिजिनली क्या होगा, ये पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये क्या होगा पेरीमीटर। क्यों होगा वो हम बता रहे हैं, रुको पहले हमको करने दो। हम पेरी लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये स्क्वायर मीटर नहीं होगा, ये मीटर हो जाएगा। यहाँ पे भी एरिया लिखा था, ये भी हो जाएगा पेरीमीटर। अच्छा अब देखो ये पेरीमीटर क्यों होगा, ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था तुमको जो चाहिए। अगर यहाँ पे क्या बताया कि कॉस्ट ऑफ इनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद अ फेंस, फेंस का मतलब क्या है हम लोग का पेरीमीटर है। ठीक है, तो फिर फेंस के लिए उसका टोटल खर्चा हुआ 300। तो 300 डिवाइडेड बाई 75 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर नहीं निकलेगा, क्योंकि फेंस का मतलब है पेरीमीटर। बात समझ में आ रहा है। ये जब हम क्लास 8 में समझाया था वो और भी अच्छे से समझाया था। वहां पे मैंने क्या समझाया था, वहां पे मैंने ये समझाया था कि जो भी दिया हुआ रहेगा, मतलब फॉर्मूला यही है कि पेरीमीटर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय पर मीटर। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट। मतलब ये अगर पेरीमीटर दिया हुआ होता है तो पेरीमीटर निकलेगा, अगर एरिया गिवन है तो एरिया निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये ऑलरेडी हम क्लास 8 में समझाया था।
क्लास 8 में समझाया था। अगर यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर निकलेगा, अगर एरिया गिवन है तो एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि फेंस के लिए उसका इतना खर्चा हुआ है ना, फेंस के लिए इतना खर्चा हुआ। तो फिर ये क्या है, ये भी वन टाइप ऑफ यूनिटरी मेथड हो जाता है बेटा, ये भी वन टाइप ऑफ यूनिटरी मेथड हो जाता है। क्योंकि मान लो कि अगर तुमको मतलब यहाँ पे अगर मान लो उल्टा गिवन होता, अगर मान लो उल्टा गिवन होता कि 75 पैसे खर्च हो रहा है 1 मीटर के लिए, तो फिर 300 पैसे खर्च होगा कितना मीटर के लिए, है ना। तो फिर खर्च तो हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, पेरीमीटर निकालने के लिए कि एरिया निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए कि एरिया निकालने के लिए, वो यहाँ पे नहीं बताया। वो हम लोग का फॉर्मूला में आ जाता है, मतलब फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। क्लास 8 का मेंसुरेशन जो बच्चा किए हो तुम लोगों को पता होगा, और जो बच्चे क्लास 8 का मेंसुरेशन नहीं किए हो तो बेटा तुम लोग थोड़ा सा जाके चेक कर लो। और अगर चेक करने का मन नहीं है, चेक करने का मन नहीं है, तो फिर ये वाले एक नया फॉर्मूला दिमाग में रखो, ये वाले एक फॉर्मूला दिमाग में रखो। ये वाले फॉर्मूला क्या हो जाता है, बहुत इजी फॉर्मूला होता है, बहुत इजी, मतलब ये कुछ नहीं है, उल्टा हो जाता है, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि पेरीमीटर मतलब फेंस करने के लिए उसका इतना रुपीस खर्च हुआ है, तो फिर रुपीस का डिवाइड करेंगे तो फिर टोटल पेरीमीटर आ जाता है कि कितना पेरीमीटर वो क्या है ना, वो आ जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पेरीमीटर लिखेंगे। अब देखो मेरा लेंथ तो है, पेरीमीटर है, अब इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करो, कैसे यूटिलाइज करोगे, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ देखो गिवन है 120 प्लस बी, यहाँ पे पेरीमीटर क्या है 400, यहाँ पे आया 400। यहाँ पे भी स्क्वायर मीटर नहीं होगा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मीटर होगा, सिर्फ मीटर होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करो तो ये 200 हो जाता है, तो 200 माइनस 120 दैट इज इक्वल्स टू बी, तो 200 यहाँ पे आ जाता है 80 इक्वल्स टू बी। तो ब्रेथ हम लोग का निकल गया, तो एरिया ढूंढना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे 80 इंटू 120, तो फिर एरिया इक्वल्स टू 80 इंटू 120, तो 12 से कितना होता है 96, तो 9600 हो जाता है हम लोग का आंसर। यहाँ पे ये निकलेगा स्क्वायर मीटर, ठीक है, बात समझ में आया। चलो एक और बार समझाते हैं। फॉर्मूला क्या मैंने बताया, फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि फॉर्मूला बताया कि पेरीमीटर और एरिया हम लोग का निकलेगा क्या करने से, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट, ठीक है, डिवाइड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर मीटर कॉस्ट, ये है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग का क्या चाहिए, बताया कि फेंस करेगा, फेंस करने के लिए उसका ये पैसा खर्च हुआ, तो फिर फेंस किस लिए करते हैं, पेरीमीटर के लिए करते हैं, तो पेरीमीटर निकलेगा टोटल कॉस्ट क्या है मेरा 300 डिवाइडेड बाय 75, लेकिन 300 किस में था, रुपीस में था, 75 किस में था, पैसा में था, तो दोनों को किसी भी एक में कन्वर्ट करना है, तो 300 को पैसा में कन्वर्ट कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये कैंसिल आउट किया तो आया कितना 400 आया, तो 400 क्या आया, पेरीमीटर आया बेटा। अब इसको यहाँ पे फॉर्मूला में लगा दिया कि 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू 400, इसमें लगा दिया, तो फिर हम लोग का ब्रेथ निकल गया, ब्रेथ कितना निकला 80 निकला, है ना। अब जो है मेरा लेंथ तो क्वेश्चन में गिवन था 120, तो उसके साथ 80 मल्टीप्लाई कर लिया, तो 120 इंटू 80 मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर आ गया 9600। बात समझ में आया, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना एक एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हम नया नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये चैप्टर में, क्योंकि प्रीवियस जो नॉलेज है, मेरा एक उसूल है ना, कि क्लास 7-8 में जो लॉजिक सीखेंगे वही वाला लॉजिक हम लोग आगे भी लगाते चलेंगे, जो लॉजिक हम लोग क्लास 7-8 में सीखेंगे वही वाला लॉजिक हम लोग आगे लगाते चलेंगे, ताकि क्या हो जाता है, पुराना जो फॉर्मूला है एक बार जो लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं वही वाला लॉजिक से अगर सम्स बन जाता है तो फिर उससे फायदेमंद और कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक नया कंसेप्ट नहीं है, मेंसुरेशन मतलब वही वाला पुराना जो फॉर्मूलाज है, जितना सारा फॉर्मूलाज है उसी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि नया नया फॉर्मूला, जहां पे नया फॉर्मूला यूटिलाइज करना ही है, मतलब 200% करना है, 200% नया फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि मान लो कि तुम वो रंबस का कर रहे हो, तो मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, वहां पे तुम प्रीवियसली कुछ सीखे ही नहीं हो, तो तुमको कैसे यूटिलाइज करोगे। तो जब हम पुराना वाले फॉर्मूला से जब तक कर सकते हैं तब तक करेंगे, है ना। और जब हम लोगों का पुराना वाले फॉर्मूला यूज नहीं होगा, मतलब 200% हम लोग को बता रहा है कि ये नया फॉर्मूला सही होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस के लिए, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, तो वहां पे हम लोग वही वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो क्लास किए नहीं हो और 9 का ये वाला चैप्टर मतलब पहला वीडियो मेरा ही देख रहे हो, तो फिर वो वाला फॉर्मूला याद रख लेना, कौन सा, पेरीमीटर और एरिया दैट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर कॉस्ट,
ठीक है, 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, 1 यूनिट कॉस्ट, मतलब ये हो जाता है फॉर्मूला। और ये पेरीमीटर और एरिया मतलब तुमको क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा कि एरिया निकलेगा। अगर एरिया का कॉस्टिंग गिवन है तो एरिया निकलेगा, अगर पेरीमीटर का कॉस्टिंग गिवन है तो पेरीमीटर निकलेगा। बात समझ में आया? पेरीमीटर और एरिया मतलब कोई भी एक नहीं, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि वो किसका कॉस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द हम यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट you will get पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जिसका गिवन है, अगर पेरीमीटर का गिवन है तो पेरीमीटर का लगाओगे, अगर एरिया का गिवन है तो एरिया निकलेगा। बात समझ में? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर अभी भी कुछ डाउट है ना तो नीचे कमेंट करना, हम अलग से एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो 2-3 बार समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास 8 का जाके एक बार देखो, समझ लो। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हमको नीचे कमेंट करके बताओ, हम उसका अलग से एक वीडियो अपलोड मतलब बना के अपलोड करेंगे, जहाँ पे क्लास 8 का जो बताया था वो भी इंक्लूड कर देंगे हम, ठीक है। 2 वीडियो का मिक्सअप करके हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो अगर चाहो तो ठीक है अलग से अपलोड करेंगे। चलो यहाँ पे क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर दे। ये जो है ना 20 भी बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो फिर धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे करो, और जो एक बार सीखोगे तो इसको एकदम पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया कि द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 4/7 ऑफ इट्स लेंथ, है ना, 4/7 ऑफ इट्स लेंथ। तो मतलब लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 4/7 ऑफ x, दैट मीन्स 4x/7 हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि लेंथ को हमको x ही लेना है, ठीक है, लेंथ को हमको x ही लेना है, बता दिया है। अब देखो इट्स पेरीमीटर इज y, तो फिर पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, रेक्टेंगुलर रूम है, तो फिर क्या हो जाएगा 2 × l + b। तो यहाँ पे 2 × लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा बोलो, लेंथ है x + 4x/7, ठीक है, पेरीमीटर जो है y, ठीक। तो फिर y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2x + 4 × 8x/7, ठीक। अब ऐसा बन रहा है, ठीक, इसको अब कंप्लीट करो तो y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, एलसीएम नीचे 1 है तो 7 2 14x + 8x, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है 14 + 8 कितना हो जाएगा 22x, 22x/7, ये है y का वैल्यू आ गया। अब चलो आगे चलते हैं, देखो क्या गिवन है, राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। अच्छा तो x एंड y कनेक्ट करके इक्वेशन आ गया, पहले ही निकाल ली। चलो अब जो है देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम व्हेन द पेरीमीटर इज 4400। अच्छा तो देखो पेरीमीटर हम लोग का गिवन है, तो मतलब ये y की जगह पे बस वैल्यू डाल दो, हो जाएगा आंसर चेक करना। इसके बाद यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या करना है 4400 दैट इज इक्वल्स टू 22x/7, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख के रखो, ठीक है। क्योंकि देखो राइट एंड इक्वेशन कनेक्टिंग टू द x एंड y, तो x एंड y कनेक्ट करके एक इक्वेशन मेरा बन गया। अब देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ मतलब हम लोग का x से निकलेगा, यहां से कैलकुलेट करोगे तो x निकलेगा। तब देखो क्या करेंगे 4400 × 7/22 दैट इज इक्वल्स टू x। 22 मल्टीप्लिकेशन में था तो लेफ्ट साइड गया तो नीचे चला गया, 7 नीचे था तो ऊपर चला गया। अब 22 से कैंसिल आउट कर दो, 22 2 होता है ना, 22 2 तो 7 2 कितना होता है 14, तो 1400 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यही हो जाता है हम लोग का लेंथ का वैल्यू, दैट इज 1400। बात समझ में आया? लेकिन 1400 किसमें है, देखो यहाँ पे देखो 1400 किसमें है, सेंटीमीटर में है ना, लेंथ ऑफ द रूम सेंटीमीटर में है, तो फिर 1400 सेंटीमीटर इक्वल्स टू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर सेंटीमीटर में ही लिख दे कि मीटर में इसको कन्वर्ट करें। देखो बेटा क्वेश्चन में तो तुमको बताया नहीं कि मीटर में फाइंड करना है, क्या बताया है फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम व्हेन द पेरीमीटर इज 4400 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि तुमको मीटर में करना है कि सेंटीमीटर में, तो कोई भी एक यूनिट में कर दो। अगर यहाँ पे बताता कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम इन मीटर इफ द पेरीमीटर इज 4400 सेंटीमीटर, तब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते, दैट मींस 100 से डिवाइड कर दो तो फिर 14 मीटर हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बताया नहीं, तो फिर 1400 सेंटीमीटर करके रख दो। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बरामदा इज 3 मीटर मोर देन इज ब्रेथ। तो मतलब अगर ब्रेथ इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा x, तो फिर लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा x + 3, लेकिन ये मीटर, ये भी मीटर में, ठीक है। बात समझ में? चलो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर। मतलब एरिया और पेरीमीटर दोनों इक्वल है, बताया कि इज इक्वल मतलब एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर, है ना, एरिया इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो क्या क्या गिवन है, पेरी इक्वल्स टू एरिया, ठीक है, लिख लिया। अब देखो अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि टेकिंग x एज द ब्रेथ ऑफ द बरंदा, हाँ तो लिए लिया, राइट एन इक्वेशन
इन एक्स दैट रिप्रेजेंट्स द अबव स्टेटमेंट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट को करना है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन लिखो। तो एटीपी, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। अब इक्वेशन कंप्लीट करो, 2 इंटू एक्स प्लस बी क्या है, एक्स प्लस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ क्या है, एक्स प्लस 3 इंटू बी क्या है, ब्रेथ एक्स। तो टेकिंग एक्स एज द ब्रेथ राइट एन इक्वेशन, तो ये तो राइट एन इक्वेशन था, इक्वेशन लिख लिया मैंने, ठीक है। बात समझ में आया, कुछ नहीं है, बस एल प्लस बी था तो एल की जगह पे एक्स पुट कर दिया, बी की जगह पे एक्स प्लस 3 पुट कर दिया। बात समझ में आया। अब देखो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बन गया। अब क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 1, हेंस फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ हमको ढूंढना है। डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है। तो इक्वेशन ऑब्टेन्ड तो मतलब यहां से जो इक्वेशन आया इससे सॉल्व करना है। तो चलो कर लो, 2 इंटू 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड में लेके आओ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0 लेफ्ट में रखो कि राइट में रखो वो सेम बात है। तो फिर मैंने एक्स स्क्वायर को बस पॉजिटिव में रखा क्योंकि हमको लग रहा था कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, पता नहीं है होगा कि नहीं होगा, लेकिन कर लो। और यहाँ पे क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, बचपन का है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा अगर तुम लोग का यहाँ पे बता रहा था ना कि टेकिंग एक्स एज ब्रेथ और इक्वेशन, तो फिर ये इक्वेशन में भी तुम लोग ला सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, यहाँ पे भी एंड कर सकते हो, यहाँ पे भी एंड कर सकते हो। लेकिन हम लोग का मैथ्स का लॉजिक क्या है, काम जब तक होगा हमको काम करना है, ठीक है, काम जब तक होगा तब तक हमको करना है। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस एक्स काम हो रहा था, मतलब ये दोनों का एडिशन हो रहा था, काम होगा मतलब क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर कुछ होगा तो उसको करना। तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स क्या है, 2x है ना, तो 2x है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब चलो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 कर दो, अरे 3 माइनस 1 तो 2 होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक गलतियां किया है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, तो यहाँ पे भी 6 बैठेगा, यहाँ पे भी 6 बैठेगा, यहाँ पे भी 6 बैठेगा, ठीक है। बात समझ में आया, यहाँ पे मतलब 2 इंटू 2x तो 4x हो गया, लेकिन 2 इंटू 3 करो तो 6 हो जाएगा, ठीक है, वो मैंने मिस्टेक किया था। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो फिर 3 माइनस 2 अब आ गया, इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और ये जो है फैक्टराइज है, मिडिल टर्म स्पीड है, क्लास 8 का एक्सरसाइज 13 देखो, बहुत अच्छे से समझा है, समझ में आ जाएगा आई थिंक। तो x माइनस 3 प्लस 2 करो तो x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा केस 1, ये हो जाएगा केस 2, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो फिर x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2। तो लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, तो माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x होगा 3 होगा आंसर। लेंथ कैन नॉट बी इन नेगेटिव, यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको, लेंथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स लेंथ आ गया, मतलब ब्रेथ आ गया, ब्रेथ इक्वल्स टू 3। तो फिर लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 दैट इज 3 प्लस 3 दैट इज 6 हो जाएगा, है ना। अब जो है डायमेंशन बताना था, तो फिर देखो 3 एंड 6 हो गया डायमेंशन, ठीक है। लेकिन क्या है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मीटर था, तो यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे भी 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया कि द डायग्राम गिवन बिलो शोस टू पाथ्स ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 सेंटीमीटर 80 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर वाइड। तो वो तो यहाँ से दिख ही रहा है कि 80 मीटर लॉन्ग 45 मीटर वाइड, एंड देन क्या है, द विड्थ ऑफ द टू पाथ्स आर 8 मीटर एंड 15 मीटर, मतलब विड्थ जो है यहाँ पे ये 15 मीटर है, यहाँ पे ये 8 मीटर है। चलो दिख गया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अच्छा ये शेडेड पोर्शन का, रीजन का क्या चाहिए हमको, एरिया ढूंढना है। अच्छा पहले जो है ना, यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक, इसको यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे भी ऐसा लाइन ड्रॉ करो। तो देखो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया ना, ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया। तो फिर इसका चाहो तो तुम नेमिंग की भी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द
पाथ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द पाथ मतलब ये वाला बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो विड्थ गिवन है 8 और लेंथ जो है ये 80 का पैरेलल है, तो फिर लेंथ 80, तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, देखो 80 इंटू 8 होगा, 80 इंटू 8 होगा, 80 इंटू 8 करो, ये 80 इंटू 8 करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 8 64, तो फिर यहाँ पे हो गया 640 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये वाले ऐड कर दो, ये ठीक है, ये ऐड कर दिया, तो फिर ये भी एक बन गया ना, रेक्टेंगल बन गया, है ना, है कि नहीं बोलो। यहाँ पे हम थोड़ा सा बोल्ड कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को पता चले, ठीक है। तो ये मिला, है कि नहीं बोलो, ये ऑरेंज जो है, ऑरेंज या फिर ब्राउन बोलो, जो भी बोलो, ये मिला। तो फिर वर्टिकल एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्योंकि रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे कर लो, ये क्या है पूरा 45 है, ये भी 45 होगा, पैरेलल है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 45 इंटू ये है 15, मतलब इसका 45 इंटू 15 करो तो कितना हो जाता है, 15 5 से कितना होता है 75 का 5 कैरी होता है 7, 15 4 जा 60 प्लस 7 तो 67, तो 675 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो, समझ में आया। लेकिन देखो अब तुमको लगेगा कि सर ये तो हो ही गया, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, चलो दोनों को ऐड करो टोटल पाथ क्या होगा, देखो 675 प्लस 640, दोनों को ऐड करो क्योंकि मेरा ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया, ऐड करो। तो फिर देखो ऐड करो 675 640, तो देखो यहाँ पे आएगा 5 7 4 को क्या होता है 11 का 1 कैरी 1 6 6 12 113, तो 1315 इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब आंसर चेक करो, अब आंसर चेक करो, देखो 1315 आंसर नहीं है, ठीक है, चेक करो, देखो 1315 आंसर नहीं है, क्यों नहीं है आंसर, मैंने आंसर अभी तक देखा नहीं, लेकिन हमको कंसेप्ट पता है, क्या पता है, देखो ये वाला एरिया मैंने पहले निकाला है, हाँ कि ना बोलो, निकाला। अब देखो उसके बाद देखो मैंने ये वाला एरिया भी निकाला कि नहीं निकाला बोलो, निकाला। लेकिन ये वाले जगह पे थोड़ा सा नोटिस करो, तो ये वाले जगह पे थोड़ा सा नोटिस कर दो, मैंने ये वाले जगह को 2 बार कैलकुलेट किया ना, एक बार हॉरिजॉन्टल में भी क्या है, एक बार वर्टिकल में भी क्या है, तो फिर ये वाले जगह जो बीच का जो जगह है ये 2 बार कैलकुलेट हुआ है ना, तो इसको एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर एक बार इसको अगर सब्ट्रैक्ट, ये बीच वाले जो एरिया है, ये वाले एरिया जो है इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है बोलो, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर ये वाली जगह पे आप फोकस करो, ये लेंथ कितना है 15, ये लेंथ कितना है 8, तो फिर ये भी होगा 8, ये भी होगा 15, तो दैट मीन्स ये वाले एरिया कितना है, एरिया ऑफ मिक्स्ड पोर्शन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बोलो 15 इंटू 8, तो 15 8 का कितना हो जाता है 120, होता है कि नहीं होता है, 15 8 का 120। तो अगर हम लोग ये वाले, अरे ये इंक तो एक बार लिया था, ये वाले इंक लेते हैं, तो अब देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, टोटल था 1315 एंड इसका एरिया क्या है 120, ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा 120, तो माइनस 120 करो, देखो अब आंसर आता है कि नहीं, 1195 आ रहा है ना यहाँ पे आंसर, आप चेक करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं बोलो, बात समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो मैंने क्या करा, पहले हॉरिजॉन्टल एरिया निकला, फिर वर्टिकल एरिया निकाला, लेकिन देखो ये बीच वाले जो एरिया है इसको 2 बार मैंने लिया है, तो 2 बार लिया है, तो अब अगर तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन हो रहा है कि सर आपने तो ये वाले जगह को पूरा हटा ही दिया, बेटा मैंने हटाया नहीं है, इसका एरिया निकाल के बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 बार नहीं निकाला इसका, क्योंकि ये 120 जो है, एक बार बहुत ध्यान से सुनो, ये जो 120 है ना, ये इसके अंदर में भी 120 है, इसके अंदर में भी 120, ठीक है, दोनों के अंदर ही 120 करके, तो मैंने क्या करा टोटल ऐड किया मतलब
120 प्लस 120 एडेड हुआ, बात समझो। ये 640 के अंदर भी 120 था, ये 675 के अंदर भी 120 था। तो मतलब जब मैंने ये दोनों को एडेड अप किया तो यहाँ पे भी एडेड अप हो गया ना, तो यहाँ पे ऐड किया तो 1315 आया। तो जब यहाँ पे भी ऐड करेगा तो यहाँ पे कितना आया, 240 है कि नहीं, 240। तो मैंने यहाँ से 1315 से 120 सब्ट्रैक्ट किया है बेटा, 240 नहीं। तो फिर एक 120 यहाँ पे तो रह गया, एक 120 यहाँ पे तो रह गया है ना, एक 120 यहाँ पे है, दो 120 था ना मेरा, तो दो 120 से एक 120 मैंने हटा दिया तो दूसरा 120 है, तो फिर ये वाली जगह एक बार कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। बात समझ में आया, बात समझ में आया? ऐसा मत सोचना कि एक 120 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ये पूरा जगह हम लोग वैनिश कर दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि सर आप ये बीच वाली जगह को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर ये बीच वाली जगह तो हट गया। बेटा नहीं हटता है, नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है उसका रीजन मैंने यहाँ पे समझाया, यहाँ पे समझाया, क्योंकि 640 के अंदर भी 120 है एंड 675 के अंदर भी 120 है, मतलब यहाँ पे जो 640 निकला इसके अंदर भी 120 है, इसके अंदर भी 120 है। तो मैंने पूरा जब निकाला, ऐड किया, दोनों के ऐड किया, तब ये 1315 के अंदर ये पूरा 240 आ गया, 1315 के अंदर 240 आ गया। अब इसीलिए 1315 को एक 120 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही आ गया आंसर। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 कैसे होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, कंसेप्ट को समझो, समझ बनाओ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में है कि द रेट फॉर 1.20 मीटर वाइड कार्पेट इज ₹40 पर मीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ हॉल 45 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। अच्छा, तो फिर हॉल का लेंथ जो है विद दिस कार्पेट। अच्छा, तो फिर पहले हॉल का एरिया ढूंढ लो, तो फिर एरिया ऑफ हॉल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 45, ब्रेथ है 32, तो फिर 45 इंटू 32 कर लो, तो कितना होता है, देखो 1440 मीटर स्क्वायर, दोनों ही मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या ढूंढना है, पता है कि द रेट फॉर अ 1.20 मीटर वाइड, मतलब वो कारपेट का विड्थ गिवन है ना, कारपेट का विड्थ गिवन है एंड ₹40 पर मीटर बता दिया है। तो यहाँ पे भी वही वाला लॉजिक लगाओ, वही वाला लॉजिक, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो देखो एरिया क्या है, हॉल का एरिया ही कारपेट का एरिया होना चाहिए, क्योंकि बताया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग अ हॉल विद वाइड दिस कारपेट, मतलब यही वाला जो कारपेट है इससे हॉल को कवर अप करना है। तो फिर हॉल का एरिया एंड कारपेट का एरिया दोनों का सेम हो जाएगा, तो फिर 1440 दैट इज इक्वल्स टू, लेंथ जो है वो हमको पता नहीं, वो ढूंढना है। ब्रेथ जो है ये हमको पता है क्या है, 1.20 है ना। तो फिर यहां से लेंथ जो है ये निकाल लो, 1440 डिवाइडेड बाई 1.20, इसको कैलकुलेट करो तो एल निकल जाएगा, एक डेसिमल हटाओ, ऊपर में 100 मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या हो जाएगा, देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, 12 12 144, तो फिर 12 1 12, तो फिर 1200, है ना। तो फिर एल इक्वल्स टू 1200, ये क्या है, एरिया ऑफ द हॉल, और ये क्या है, एरिया ऑफ कारपेट, है ना। तो एरिया ऑफ हॉल शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ कारपेट, वो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, एरिया ऑफ हॉल इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है, ये लिख सकते हो, ये ऑफ लिखा है मैंने, ऑफ है, ठीक है। एरिया ऑफ हॉल दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कारपेट, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ कारपेट, क्योंकि दोनों का सेम करना है ना, क्योंकि सेम कारपेट से ही ये हॉल को कवर अप करना है, तो एरिया ऑफ कवर, तो फिर यहां से समझ में आया, तो फिर लेंथ जो है, तो फिर लेंथ ऑफ कारपेट निकल गया 1200 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया है, बताया गया कि कॉस्ट, तो फिर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहां से निकाल लो कि टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, 1 मीटर का 40, है ना। तो फिर 1200 मीटर का कितना, तो फिर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट फॉर carpeting the floor that is equals to 1200 into 40, है ना, क्योंकि 1 मीटर का होगा 40, तो 1200 मीटर का कितना, तो 12 4 से कितना होता है 48, तो 48,000 रुपीज, 48,000 हुआ, ठीक है। अब यहां तक पढ़ के इतना ही समझ में आया। अब देखो आगे क्या, also find the cost of carpeting the same hall if the carpet 80 centimeter wide and 25 is at ₹25। अब देखो, अब width जो है वो चेंज कर रहा है,
विड्थ जो है वो चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? देखो यहाँ पे बताया गया है कि विड्थ जो होगा कारपेट का वो 80 सेंटीमीटर होगा, तो फिर ब्रेथ ऑफ कारपेट कितना होगा? देखो 80 सेंटीमीटर बताया है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर लेंथ कितना हो जाएगा? यहाँ पे जैसे हम लोग डिवाइड किए थे ना, वैसा ही डिवाइड कर देंगे। क्या है? टोटल एरिया तो मेरा 1440 ही है, तो फिर 1440 डिवाइडेड बाई 80। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो किसी एक को चेंज करो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर जो है ये, यहाँ पे इससे डिवाइड करना तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चलो वही करते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ये 1 सेंटीमीटर तो गया, और यहाँ पे 80 से ये कैंसिल आउट, 8 से करो तो कितना हो जाएगा? 8 1 8, 18 8 आई थिंक, है ना, 18 8 8 1 8 एंड देन 6 68 8 8 64, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 18 1 2 3 4 इतना सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो फिर लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है 80 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इतना सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है, ठीक है। अब देखो बताया गया है ₹25 पर मीटर, ठीक है, पर मीटर में हमको निकालना है, तो फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ये क्या हो जाएगा? 18, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इतना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लो, तो फिर 1800 मीटर हो गया, है ना। 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर टू मीटर, तो फिर 1800 मीटर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 80 है तो मतलब 0.80 मीटर, ठीक। अच्छा, अब देखो बताया गया है तो टोटल कॉस्ट ढूंढना है, तो फिर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट है 1 मीटर के लिए 25, तो 1800 मीटर के लिए कितना? तो फिर 1800 इंटू 25 करो, यू विल गेट द आंसर। कितना हो जाएगा? 18 5 से कितना होता है? 90 का 0 कैरी 9, 18 2 से कितना होता है? 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 45, तो 00 यहाँ पे लगा दो, तो फिर 45,000 आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ये 9 जो है लगा दो। बात समझ में आया? यहाँ पे ये आंसर हो जाता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए, जैसा यहाँ पे किया वैसा ही यहाँ पे किए, ठीक। और ये वाइड मतलब पहले ब्रेथ दे दिया था, तो पहला तो है हम लोग एरिया ऑफ हॉल का निकाल लिए, एंड देन एरिया ऑफ द कारपेट एंड हॉल का एरिया दोनों का सेम होगा, क्योंकि बताया है कि वाइड विद दिस कारपेट, सेम कारपेट, तो इसीलिए एरिया सेम कर दिया, तो लेंथ आ गया कि कितना लेंथ होगा इसका। अब लेंथ आ गया तो कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट कि इतना बड़ा लेंथ है, तो फिर इसका 1200 मीटर इसका लेंथ है, तो मतलब 1200 इंटू 40 कर दो, क्योंकि यहाँ पे मीटर का था, तो एक मीटर का इतना, तो फिर 1200 मीटर का कितना, ठीक है ना। तो ये निकाल ली। यहाँ पे एक बात होता है तुम लोगों का दिमाग में अगर शायद ये आएगा कि सर यहाँ पे आपने पेरीमीटर या फिर एरिया कुछ नहीं क्यों निकाले हो, क्योंकि देखो यहाँ पे पेरीमीटर निकालने का तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पेरीमीटर मतलब बॉर्डर होता है, तो ये लेंथ हो गया, तो ये लेंथ का ही ना कॉस्टिंग लेंगे, पेरीमीटर का कॉस्टिंग तो नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको तो मतलब फेंस भी नहीं करना है या फिर कुछ नहीं करना है। तो अगर फेंस करना होता या फिर यहाँ पे कलर करना होता बॉर्डर वाइज, तभी जाके पेरीमीटर निकालते, है ना। तो वो सब तो कुछ नहीं करना है, इसीलिए डायरेक्टली लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। इतना लेंथ कवर अप करने के लिए कितना टोटल कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेकंड पार्ट में भी यही सेम ही क्या है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये वाला एकदम सीधा करते जाओ तो भी आंसर करेक्ट है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर। अच्छा, एरिया एंड पेरीमीटर ढूंढना है, वो भी स्क्वायर का, तो फिर एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो साइड स्क्वायर, एंड पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? साइड इंटू 4 या फिर 4 इंटू साइड, कुछ भी। अच्छा, अब देखो प्लॉट लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 15 मीटर, तो फिर यहाँ पे लिख लो डायगोनल, पहले जो चाहिए मतलब जो गिवन है वो लिख लो, तो डायगोनल इक्वल्स टू क्या है? 15, ठीक है। अब गिवन आंसर। अच्छा, तो फिर डायगोनल का फॉर्मूला लगेगा, तो फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में एडीपी लगा दो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? साइड रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो साइड इक्वल्स टू 15 बाई रूट 2, ये करके रख दो, तो साइड हम लोग का आ गया 15 बाई रूट 2। अब जो है एरिया निकाल लो, एरिया क्या हो जाएगा? देखो 15 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 15 क्या होता है? 225 डिवाइडेड बाई रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाता है 2, मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है 3, रूट 10 इंटू रूट 10 हो जाता है 10, रूट 100 इंटू रूट 100 हो जाता है
100, तो मतलब कोई भी दो रूट का अगर मल्टीप्लाई होता है तो वही वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी √2 इंटू √2 आ जाएगा, तो इसको बस आधा कर दो, 225/2 मतलब क्या हो जाएगा 112.50, है ना। यहाँ पे बताया कि करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो 112.5 आ रहा है तो एक जीरो पुट कर दो क्योंकि टू डेसिमल प्लेस बताया है। तो फिर यहाँ पे ये आंसर आ गया, एरिया का आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पेरीमीटर ढूंढना है, तो फिर पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू 4। तो साइड मेरा क्या है 15/√2 इंटू 4, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 15 इंटू 4 कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय √2। अब नीचे तो √2 है, इसको कैसे हटाओगे, चैप्टर 1 में सीखा था, ऊपर में √2 नीचे √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 60 √2/2, तो 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट करो तो आ रहा है 30, तो फिर आंसर क्या आएगा 30 √2, और √2 का वैल्यू कितना है 1.414, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 इंटू 1.414, कैलकुलेट करके आंसर चेक करो, देखो क्या आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बात समझ में आया, ये काम तुम लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, तो छोड़ दो, ये है पेरीमीटर का आंसर जो है, ये है पेरीमीटर। इसके बाद हम यहाँ पे किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 60 √2/2, तो उसके बाद यहाँ पे तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 30 √2, अब 30 √2 में बस फॉर्मूला पुट कर दिया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि द शेडेड रीजन ऑफ द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ लॉन ऑफ अ represents a lawn in the form of a house। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। On the three sides of the lawn there are flower beds having a uniform width of 2 meter। अच्छा, यूनिफॉर्म width of 2 meter, मतलब ये जो है यूनिफॉर्म width है, ये मतलब डायग्राम देख के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ठीक है। बात समझ में आया, तो फिर ये पूरा है। अच्छा, तो क्या बताया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ तो कैसे निकलेगा, देखो आप लोगों को ये वाला वैल्यू चाहिए है ना, ये वाला वैल्यू, तो फिर इधर से कितना अंदर गया है 2, इधर से कितना अंदर गया है 2, तो फिर लेंथ इक्वल्स टू 30 - 4 कर दो तो 26, ठीक है, 26 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोल रहे हैं हम। अब देखो फाइंड द ब्रेथ चाहिए, तो फिर ये तो मतलब पुराना ही लॉजिक है, देखो इधर से कितना आया है 2, इधर से कितना आया है 2, दैट मींस बस एक ही बार सब्ट्रैक्ट 2 करेंगे, तो फिर 12 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्योंकि यहाँ से दो बार मत करना, क्योंकि एक साइड से हुआ है, दो साइड से नहीं, एक साइड का देखते हैं, ये इसका एंड इसका नहीं, ये वाला जो है 12 है, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा, एक साइड से 2 अंदर चला गया, तो फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर 12 - 2, तो यहाँ पे 4 क्यों हो रहा है, देखो लेफ्ट साइड से भी 4, राइट साइड से भी 4, दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से भी 2, राइट साइड से भी 2, तो फिर 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ऊपर और नीचे का केस में, नीचे तो जगह नहीं छोड़ा है, ऊपर में 2 मीटर जो है वो अंदर चला गया, मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे चला गया, तो फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 12 - 2 10, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन तो निकल गया। अब देखो हेंस अदरवाइज फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो फ्लावर बेड जो है उसका एरिया चाहिए, फ्लावर बेड मतलब ये जो व्हाइट वाली जगह है इसका एरिया चाहिए हमको, ठीक है। इसका एरिया चाहिए, क्यों इसका चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन था कि फ्लावर बेड हैविंग अ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ये जो है फ्लावर बेड है, तो बस कुछ नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बात हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया निकालो, तो फिर एरिया विथ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, एरिया विथ फ्लावर बेड, बोलो फ्लावर बेड 30 इंटू 12 करो, 30 इंटू 12 360 हो गया। अब एरिया विदाउट फ्लावर बेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ निकल गया, 26 इंटू 10 करो तो कितना हो जाएगा 260। यूनिट क्या होगा, देखो मीटर 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 है सब जगह पे, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर कर दो। अब जो है एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 360 - 260, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर आ गया, बस हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आया, चलो ना मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया कि a फ्लोर विच मेजर्स 15 मीटर इंटू 8 मीटर। अच्छा 15 इंटू 8 इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि लेंथ, ये बोल रहा है ब्रेथ, बात समझ में आया, मतलब इंटू मतलब 15 इंटू 8 का मतलब ये हो जाता है लेंथ, ये हो जाता है ब्रेथ। क्यों, ये पहला वाला लेंथ, बाद वाला ब्रेथ होता है, जो बड़ा है उसी को हम लोग लेंथ मानते हैं, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो इज टू बी लेड विद इज मेजरिंग 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब वो भी लेंथ एंड ब्रेथ बोल रहा है, तो फिर अ फ्लोर विच मेजर्स इतना टू बी लेड विद इट्स टाइल्स मेजरिंग इतना, तो फिर
मतलब फ्लोर का एरिया ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और टाइल्स जो है टाइल का मेजर ये है, तो फिर मीटर सेंटीमीटर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। अच्छा, तो फिर नंबर ऑफ टाइल्स, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पहले बताया है, क्या है? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, है कि नहीं? बोलो, समझ में आया? तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? ये है फ्लोर का, क्या है? 15 मीटर इंटू 8 मीटर। नीचे क्या है बोलो? 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। अब देखो मीटर सेंटीमीटर का तो काम हो नहीं सकता, हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 को सेंटीमीटर में करो तो ये, अच्छा पहले मल्टीप्लाई करके कर दो ना, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 15 8 कितना होता है? 120 इंटू 100 इंटू 100, 2 बार 100। मैंने क्या कहा था? मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और नीचे क्या है देखो? 50 इंटू 25, 25 5 से कितना होता है? 125, ठीक है? 125 एंड देन एक जीरो आएगा, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखो 125 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, 25 से ही करो। यहाँ पे 25 5 से करो, यहाँ पे 25 4 से करो। अब 5 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 10 11 12 2 5 4 20। तो फिर 24 4 कितना होता है बोलो? तो 24 4 24 3 होता है 72, 4 होता है 96। तो फिर 96 एक जीरो आएगा, एक जीरो। दैट मींस हम लोग आ रहा है 960, एक जीरो मतलब इसका एक जीरो, तो फिर 960 हो गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना हो गया? 960। तो ये तो निकल गया टाइल्स रिक्वायर्ड। आप देखो क्या बता रहे हैं? फर्दर इफ अ कार्पेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन इट्स एजेस एंड द एजेस ऑफ द फ्लोर, what fraction of the floor is uncovered, मतलब covered divided by uncovered, है ना? तो फिर पहले ये निकाल लो कि कारपेट कितना कवर अप किया है। तो फ्लोर कवर्ड बाय द कारपेट, कितना जगह कारपेट कवर अप किया है, कितना जगह, पहले वो ढूंढ लो। कवर अप कैसे करेगा, वो कैसे ढूंढोगे? नहीं ढूंढना है, अनकवर्ड, फ्लोर अनकवर्ड बाय द कारपेट। क्या बताया कि देखो ईफा मतलब ये जो है ये हम लोग का फ्लोर है, ठीक? यहाँ पे बता रहा है कि सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन एज, देखो ये जो है 1 मीटर है, तो ये क्या है? फ्लोर है। तो फिर फ्लोर का क्या मेजरिंग दिया था? फ्लोर मेजर 15 इंटू 8, तो फिर ये था 15, ये था 8, तो 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका हो गया 6। यहाँ से 1 गया, यहाँ से 1 गया, तो इसका हो गया 13, है ना? 15 माइनस 2 करो, इसका हो गया 13। 1 गया, यहाँ से 1 गया, यहाँ पे 1 गया, तो 15 माइनस 2 दैट इज 13। तो फिर 13 इंटू 6 करो, कितना हो जाता है? तो इसका एरिया कितना हो जाता है कारपेट का एरिया? तो फ्लोर अनकवर्ड की जगह यहाँ पे लिख लो कि एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है? तो एरिया ऑफ कारपेट कितना हो जाएगा? 13 इंटू 6, तो 36 का कितना होता है? 78, हाँ कि ना बोलो? अब एरिया अनकवर्ड कितना हो जाएगा? देखो टोटल कितना था? 15 8 से कितना है? 120 माइनस 78 कितना होता है? कितना आ रहा है? 42 मीटर। समझ में आया कि नहीं? मैंने पहले ये कारपेट का लेंथ एंड ब्रेड्थ ढूंढ लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमको आ गया एरिया अनकवर्ड। ये क्या है? 120 माइनस 78 42, मतलब ये जो जगह अनकवर्ड है ये जगह हमको मिल गया, ये जगह हमको मिल गया, ठीक है? हम सोच रहे थे कि डायरेक्टली कर देंगे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। ये 120 मतलब क्या है? एरिया अनकवर्ड मतलब ये बड़ा वाला जो है 15 इंटू 8 और ये छोटा वाला जो है 13 इंटू 6, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक? समझ में आ रहा है? ये तो पाथ जैसा है ना? पाथ जैसा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 120 माइनस 78 तो हो गया 42 मीटर, ठीक है? अनकवर्ड। अब जो है देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड, व्हाट फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन देखो किस किस का फ्रैक्शन बताया है, देखो किस किस का फ्रैक्शन बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बताया है कि बिटवीन इट्स एजेस एंड द एजेस ऑफ द फ्लोर, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्लोर इज अनकवर्ड, तो फिर फ्रैक्शन अनकवर्ड फ्रैक्शन टोटल कितना है? 120, अनकवर्ड कितना है? 42, तो फिर 42 बाई 120 हो जाएगा आंसर।
क्योंकि अनकवर्ड फ्रैक्शन, तो अनकवर्ड फ्रैक्शन मतलब अनकवर जगह जो है, मतलब टोटल जगह में से अनकवर कितना है, तो टोटल कितना है 120, 120 में से 42 मीटर अनकवर्ड है, तो इसीलिए अनकवर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 42/120। ठीक है, अब ये दोनों को कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखो 7/20 आ जाएगा। ठीक है, किससे कैंसिल आउट किया बोलो तो 12 से, 12 से कि 6 से, 6 से क्या है ना, तो 7/20 हो जाएगा फ्रैक्शन। बात समझ में आया, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व किया समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन जो है ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का कैसे सॉल्व होगा।